मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक के महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरे अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है और तीसरे अध्याय की चर्चा में मध्यलोक का वर्णन हम देख रहे थे। उसके अंतर्गत हमने पूरे ढाई द्वीप और ढाई द्वीप के आगे भी जहां तक अकृत्रिम जिनालय है 13वें द्वीप तक उसकी रचना, उसके आगे भी फिर स्वयं पर्वत और मानुषोत्तर नहीं स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र, यहाँ तक की पूरी अपनी मध्यलोक की चर्चा लगभग हो गई है यथा योग्य। विस्तार तो बहुत है, डिटेल्स उसमें और भी हैं। मूल ग्रंथों का हमको स्वाध्याय करना चाहिए। तिलोय पन्नति, तिलोक सार, जम्बूदीप पन्नति इत्यादि मूल ग्रंथ हैं इनके लिए, तो उसका स्वाध्याय हमको करना चाहिए। यहाँ अपन सूत्रों के आधार से अपन चल रहे थे, अपने 23 नंबर के सूत्र जो था उसके बाद से अपनी ये सारा विस्तार वो चल रहा था। अब अपने को पढ़ना है 24 नंबर के सूत्र से। अब ग्रंथ ले लीजिए, तत्वार्थ मणि प्रदीप, सूत्र नंबर 24 है। ये सब ये सुमेरु पर्वत की रचना का जो भी वर्णन यहाँ बीच में दिया था वो सब अपना पूरा हो चुका है, ठीक है ना। अपने बहुत दिनों से इससे पढ़ा नहीं है ग्रंथ से, वैसे ही अपना चल रहा था, तो ये सब अपना हो गया है। अब भरतादि क्षेत्रों का विस्तार पेज नंबर 161 है, तत्वार्थ मणि प्रदीप में सूत्र नंबर 24 है। अब तक भरतादि क्षेत्रों एवं हिमवन आदि पर्वतों की विविध प्रकार से चर्चा हुई। अब उनके विस्तार की चर्चा करते हैं। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। इसमें से बहुत कुछ चर्चा अपनी हो चुकी है, उनको जल्दी से रीडिंग करके निकालेंगे और जिन पे चर्चा करनी है वहां रुकेंगे अपन। सूत्र पढ़ते हैं। पीछे सरोज आंटी आप बोल पाएंगे? भरत है षड्विंशति पंच योजन शत विस्तार। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः। षट् चैकोन विंशति भागा योजनस्य। षट् चैकोनविंशति भागा योजनस्य। भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारः। षट् चैकोन विंशति भागा योजनस्य। भरतः षड्विंशति पंचयोजनस्य विस्तारः। षट् चैकोन पंचयोजन शत विस्तारः। पंचयोजन शतविस्तारः। षट् चैकोनविंशति भागा योजनस्य। बढ़िया, देखिए अर्थ देखिए सूत्र का। भरते यानी भरत क्षेत्र, षड्विंशति, षड यानी 6, विंशति यानी 20, 20 और 6 26। पंच योजन शत, योजन तो योजन है उसको तो अलग कर दें, पंच शत तो पंच शत हो गया 500, शत यानी 100, पंच यानी 5,
तो 26 और 500 यानी 526 योजन। विस्तार है यानी विस्तार, विस्तार का मतलब है उसकी चौड़ाई कह लें, लंबाई मतलब लंबाई कह लीजिए। षट च एक ऊनविंशति, ये तो इधर हुआ 526। फिर उसके बाद में कह रहे हैं षट यानी छ, च यानी छ और एक ऊनविंशति, एक ऊनविंशति यानी एक ऊन, ऊन यानी कम, एक यानी एक, विंशति यानी 20, 20 में से एक ऊन यानी एक कम करो तो कितना होगा, 20 में से एक कम किया तो 19। ऐसे कुछ लोग अभी भी ऐसे बोलते हैं, पुराने जमाने में इस तरह की थी, एक कम 20 ऐसा करके, 19 नहीं बोलेंगे, एक कम 20 ऐसा। तो एक ऊन विंशति, ऊन यानी कम, एक, एक कम 20 यानी 19, षट यानी छ, भागा यानी भाग, योजनस्य यानी योजन के। क्या कह रहे हैं, भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है, कि भरत क्षेत्र का विस्तार है 526 योजन, तो पूरा बता दिया। षड्विंशति यानी 26, पंचशत यानी 500, योजन विस्तार ये। और कह रहे हैं योजनस्य यानी योजन के, यानी एक योजन के, योजनस्य लिखा है उसके आगे कोई संख्या ये नहीं दी है तो एक योजन लेना। तो एक योजन के भागा यानी भाग करना है, कितने की, 6 भाग और 19 में से, तो एक योजन के 19 भागों में से 6 भाग। षट यानी 6, एक ऊनविंशति यानी 19 और भागा, 19 भागों में से 6 भाग एक योजन के, इतना और लेना है। मतलब क्या हुआ, 526 पूरा पूरा लेना है और 527वां जो योजन है, एक योजन बोल रहे ना, तो 527 योजन पूरे नहीं है, 526 योजन पूरे, और जो अगला एक योजन है उसमें 19 भाग करो तो 19 भागों में से 6 भाग लेना है। ये तो समझने में भी मैं मतलब समझ लो मैं कठिन समझा रही हूँ, सीधी सीधी सी बात यह है कि भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है, वो सूत्र का अर्थ करने के लिए कठिन लग रहा है। 526 सही 6/19 योजन, ये इसका सीधा सीधा सा अर्थ है। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है, 526 सही 6/19 योजन, ये पढ़ के आए हैं अपन। 6/19 का मतलब क्या होता है, अपन बोलते तो हैं 6/19 6/19, या ऐसे बोलेंगे 3/4, लेकिन इसका भाव ये इसमें सूत्र में दिया है। 3/4 का मतलब क्या है कि एक चीज के 4 हिस्से करो, उसमें से 3 हिस्से, वो अर्थ है 3/4। तो 6/19 का क्या अर्थ है कि एक चीज के 19 हिस्से करो, उसमें से 6 हिस्से लो, ये उसका अर्थ है। ठीक है, तो 526 तो पूरे लिए, और जो एक योजन है उस एक योजन को पूरा नहीं लेना है, उसके 19 हिस्से करके उसमें से 6 हिस्से, मतलब इतना उसका विस्तार है। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है, 526 सही 6/19 योजन, ये भरत क्षेत्र का विस्तार का मतलब है। जो 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप है वो कैसे लिया है अपन ने, 1 लाख योजन का लंबाई में, मतलब लंबाई क्या हो ऐसा, चौड़ाई कहो, तो यहाँ भी ऐसा लेना लंबाई में। तो उसमें से उस 1 लाख में से भरत क्षेत्र का विस्तार है 526 सही 6/19 योजन। 1 लाख का पूरा जम्बूद्वीप है, उसमें से भरत क्षेत्र का पोर्शन है 526 सही 6/19 योजन। बोलिए आशा। मैं बोल रही हूँ 19 कोई नॉर्मल वैल्यू तो है नहीं, 19 क्यों करे इसके हिस्से अबे एक क्या, योजन के। किसी ने किया नहीं है ना, ये तो अकृत्रिम जितना उसका है वो बताया गया है। भरत क्षेत्र का इतना विस्तार, आप कहते राउंड फिगर में ही कर देते ना, 526 या 525 कर देते कि नहीं नहीं, नहीं, 526 6/20 कर कर देते, देते किया हैं, वही नहीं। 6/3/4 कर देते हैं, 19 ही किया है ना, इसलिए अरे कह रही तो हूँ। किया वही तो मैं कह रही हूँ, किया किसी ने नहीं है, जो है उसको बताया है, किया किसी सारे ने ये नहीं। सब में ही है 19, सब में। हाँ तो वो उतना ही है ना भाई, सब में ही आएगा ना, वो सब उतना उतना है। भरत क्षेत्र का फिर दुगना करेंगे, क्योंकि अगला वाला दुगना है, फिर उसका अगला वाला उसका और दुगना है, तो वो उतना ही आने वाला है, क्योंकि इसी का इतना आया है ना। तो ये किसी का या फिर किया हुआ नहीं है, वो तो या है। फिर योजन की माप को 19 में करो तो राउंड नहीं वैल्यू में आ नहीं, जाती होगी, ऐसा कुछ योजन नहीं पूरा है, कर। योजन की माप से कोई वो नहीं है, भरत क्षेत्र का एरिया उतना ही है। अब जो है अकृत्रिम है, नादी निधन है,
उसको बताया, उससे दुगने दुगने आगे वाले हैं। किसी का किया हुआ होता तो राउंड फिगर में चलता मामला 1 लाख का, बराबर बराबर कर देते, दुगने दुगने और आधे आधे, ऐसा क्यों किया? ये करने वरने वाली चीजें नहीं है, ये सब जो है बराबर उसको बताया गया है। और इससे ये भी समझ में आता है कि देखो, अगर आचार्य देव अपने मन से बताते, जिन्होंने लिखे ना, अपने को तो आचार्यों ने लिख के दिए, मान लो यति वृषभ आचार्य ने लिखा तिलोपन्नति में, तो अपने मन से लिखते तो राउंड फिगर में ही लिखते ना। फिर उन्होंने इतनी बारीकी से, क्योंकि जो है और जो उनके ज्ञान में आई है कि इतनी इतनी बारीकियां है उसमें, और इतने से भी कितना फर्क पड़ता है, हो जाता है। जो लोग जैसे कोई ये शेयर मार्केट का काम करते हो ना, अगर कोई लोग, तो जैसे कोई शेयर खरीद रहे हैं तो 16 रुपए 60 पैसे में खरीदेंगे। अभी 60 पैसे वैसे का क्या है कि एक शेयर थोड़ी ना लेना है, फिर 1000 शेयर ले रहे हैं, तो फिर 1000 में 60 पैसे का कितना फर्क पड़ जाएगा? 60 पैसे कम कर दो, 16 में आ रहा है कि 16 रुपए 60 पैसे में आ रहा है, तो बड़ी अमाउंट में फर्क पड़ जाता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट्स में है 6/19 योजन, लेकिन वो इतने बड़ा योजन है, उसमें इतने इतने से में भी कितना फर्क पड़ जाता है। तो वो तो जो है वस्तु स्थिति जो है वो यहाँ बताई गई है। ठीक है, तो सिंपल इसका अर्थ है, नीचे से अर्थ देख लीजिए। भारत क्षेत्र का विस्तार 526 योजन और एक योजन के 19 भागों में से 6 भाग अधिक है ना, अधिक है मतलब 626 पूरा है, 526 पूरा है, और 6/19 योजन और उसमें प्लस है। आगे अगला सूत्र रश्मि जी आप पढ़िएगा। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा, तद द्विगुण द्विगुण विस्तारः, विस्तारा नहीं, विसर्ग नहीं, विस्तारा। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारः वर्षधर वर्षा विदेहान्तः, वर्षधर वर्षा विदेहान्तः, तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्तः, तद द्विगुण द्विगुण विस्तारः वर्षधर वर्षा विदेहान्तः, उत्तरा दक्षिण तुल्याः, उत्तरा दक्षिण तुल्यः, उत्तरा दक्षिण तुल्याः। उत्तरा दक्षिण तुल्यः। देखिए क्या कह रहे हैं, ये भरत क्षेत्र का विस्तार बता दिया। अभी जम्बू द्वीप की चर्चा यहाँ चल रही है, अपन तो पढ़ के आ गए, तो अपने को लग रहा है ऐसे वापस पीछे क्यों आ गए, और ये सूत्र अपन ने पढ़े नहीं थे। तो जम्बू द्वीप की चर्चा चल रही है, एक भरत क्षेत्र का विस्तार यहाँ बता दिया कि भरत क्षेत्र 526 सही 6/19 योजन का है। तो अब तद यानी उससे, द्विगुण द्विगुण विस्तारा, उससे द्विगुण दुगुना, द्विगुण दुगुना, उससे दुगने दुगने विस्तारा यानी विस्तार वाले वर्षधर, वर्षधर कहते हैं, वर्षधर किसको कहते हैं, और वर्षा, वर्षा किसे कहते हैं, वर्षा, वर्षा जी नहीं आए आज, वर्षा भाभी वर्षा यानी ये वर्षा नहीं, वर्षा का मतलब है वर्ष, वर्ष का मतलब है क्षेत्र, भारतवर्ष कहते हैं। भारतवर्ष अपने देश का नाम अब तो शॉर्ट में हो गया भारत, पहले पुराना नाम क्या है, भारतवर्ष ही कहा जाता है। तो वर्ष का मतलब है क्षेत्र, तो वर्षा वो बहुवचन में लगाया है इसलिए वर्षा हुआ क्षेत्र। और वर्षधर कि वर्ष को धारण करने वाला, मतलब क्षेत्र को धारण करने वाला मतलब है कि वो पर्वत कुलाचल, क्योंकि वो दो कुलाचलों के बीच में क्षेत्र है ना, तो वो कुलाचल उस क्षेत्र को धारण किया हुआ है। तो तत् यानी उससे, द्विगुण द्विगुण दुगने दुगने, विस्तारा विस्तार वाले, वर्षधर यानी पर्वत, और वर्षा यानी क्षेत्र है। कहाँ तक, विदेहांता, विदेह तक, विदेह अंता यानी विदेह है अंत में, यानी विदेह तक पहुंच के रुक जाना, उसको एंड करना। भरत क्षेत्र का जितना विस्तार है उससे दुगना विस्तार वर्षधर यानी हिमवन पर्वत का, फिर हिमवन पर्वत का जितना विस्तार है उससे दुगना विस्तार हेमवत क्षेत्र का, वर्षा, वर्षा का है ना क्षेत्र, फिर हेमवत क्षेत्र का जितना विस्तार है उससे दुगना विस्तार महाहिमवन का, महाहिमवन से दुगना विस्तार हरि, हरि क्षेत्र का, फिर हरि क्षेत्र से दुगना विस्तार निषद पर्वत का, और निषद पर्वत से दुगना विस्तार विदेह क्षेत्र का, फिर विदेह क्षेत्र से दुगना कि नहीं, रुक जाओ, विदेह तक ही अंत करना है,
दुगना कहाँ तक करना है कि विदेह तक, विदेहांता, विदेह पर आप आके एंड कर दो, ये दुगनापने का। ठीक है, ये ऐसा कह रहे हैं। और फिर उत्तरा दक्षिण तुल्या, जो उत्तर वाले हैं, उत्तर वाले कौन से हैं कि विदेह क्षेत्र के नीचे, मतलब अपने लिए अपन नीचे ऊपर बोलते हैं, ये दक्षिण में है, भरत हेमवत हरि, विदेह क्षेत्र की अपेक्षा से। और रम्यक हिरण्यवत और ऐरावत वो विदेह क्षेत्र की अपेक्षा से उत्तर में है। तो अब विदेह तक हमने एंड कर दिया, उसके आगे जो उत्तर वाले हैं वो सब दक्षिण तुल्य, दक्षिण के जैसे हैं, यानी कि फिर विदेह क्षेत्र से आधा 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 वो करते जाओ। या फिर ऐसा समझ लो कि भरत क्षेत्र का जितना विस्तार है उतना ऐरावत क्षेत्र का। इधर हिमवन पर्वत का है, उधर वो शिखरी रुक्मी शिखरी पर्वत का, फिर महाहिमवन का है वो रुक्मी पर्वत का। ऐसा करके उत्तरा दक्षिण तुल्य ये यहाँ कहा है। अपन सब पढ़ के आए हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा सबको। खाली शब्दों के अर्थ समझने हैं या सूत्र में। बोलिए। मैम जैसे एरावत क्षेत्र में जो, जैसे भारत क्षेत्र में जैसे 24 तीर्थंकर और ये टिकाल 24 होते, वैसे एरावत क्षेत्र में होती है, तो फिर उनकी चिन्ह वगैरह है कहीं पे मौजूद है जो एरावत क्षेत्र की? होंगे ना उनके चिन्ह, उनके ग्रंथों में वहां होंगे। अच्छा, यहाँ हाँ पे होंगे, अपने अपने ग्रंथों में उनका इतना नहीं आता चिन्ह वगैरह का, नाम वगैरह तो आते हैं 720 तीर्थंकरों के और इस तरह से, पर चिन्ह वगैरह का इतना नहीं मिलता। बाकी होता है वो तो सभी। देखिए अर्थ देखते हैं। विदेह क्षेत्र तक के पर्वत और क्षेत्र भरत क्षेत्र से दूने दूने विस्तार वाले हैं। विदेह क्षेत्र से उत्तर के 3 पर्वत और 3 क्षेत्र दक्षिण के पर्वत और क्षेत्रों के समान विस्तार वाले हैं। देखिए अभी नीचे दिया, ये सब आप लोगों के पास कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये अपन पहले करके आए हैं ये सब जो यहाँ पे दिए है कैलकुलेशंस। देखिए भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में प्रत्येक का विस्तार, क्योंकि उत्तरा दक्षिण तुल्य कहा है इसलिए यहाँ एक साथ बता रहे हैं, भरत और ऐरावत सेम है। यानी ऐसा समझ लो कि जो अपन नक्शा बनाते हैं ना जम्बू द्वीप का, उसको बीच में से फोल्ड कर दो तो भरत और ऐरावत बिल्कुल सेम, एक के ऊपर एक आ जाएंगे, है ना। और इधर हिमवन पर्वत और रुक्मी पर्वत वो बिल्कुल एक के ऊपर एक, एक साइड के। ऐसा भरत और ऐरावत में प्रत्येक का विस्तार 526 एवं 6/19 योजन है। विस्तार का मतलब वही उनका डायमीटर, व्यास, वही समझना, एरिया नहीं, क्षेत्रफल नहीं समझना। हिमवन पर्वत और शिखरी पर्वत में प्रत्येक का विस्तार 1052 एवं 12/19, 526 का दुगना किया तो 1052 और 6/19 का दुगना किया तो 12/19। हेमवत क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र में प्रत्येक का विस्तार 2105 एवं 5/19, ये 9 नहीं है 19 है, अगर 9 छपा हो तो ठीक कर लीजिए, कोई पुरानी जिनके पास अगर है तो उसमें 9 छपा हुआ है, पुरानी अगर है तो। नई में तो शायद सही है पर पुरानी में गलत आ गया है। फिर महाहिमवन और रुक्मी पर्वत में प्रत्येक का विस्तार 4210 एवं 10/19 योजन है। हरि क्षेत्र और रम्य क्षेत्र में प्रत्येक का विस्तार 8421 एवं 1/17 है, नहीं 1/19, ये भी 17 नहीं होगा, 1/19 योजन है। निषद पर्वत और नील पर्वत में प्रत्येक का विस्तार 16,842 एवं 2/19 योजन है। विदेह क्षेत्र का विस्तार 33,684 एवं 4/19 योजन है। इस तरह से विदेह क्षेत्र तक दुगना दुगना हुआ है तो उत्तर वाले वो दक्षिण वाले के समान है, यहाँ पर बता दिया। प्रश्न, क्या क्षेत्र और पर्वत ही दूने दूने विस्तार वाले हैं या सरोवर, कमल आदि भी दूने दूने विस्तार वाले हैं? खाली पर्वत और क्षेत्र ही दुगने हैं या फिर वो पद्म सरोवर और उसका पद्म और ये सब ये भी दुगने हैं? तो जवाब दे रहे हैं हाँ, सभी चीजें दूने दूने विस्तार वाली हैं। जिस क्षेत्र या जिस पर्वत का जो विस्तार है उस पर होने वाला सरोवर, कमल आदि का विस्तार भी उसी के अनुसार दूना दूना समझना चाहिए। यानी जो पद्म सरोवर की लंबाई चौड़ाई बताई है तो आगे महापद्म की उससे दुगनी है, वो सब अपन
पढ़ के आए हैं, इस तरह से यहाँ पर हुआ। देखिए इसमें नीचे आप लोगों की बुक में, पीडीएफ में है क्या, देखिए पढ़ते हैं इसको अपन। यदि आपको इस जगत का उतावलापन देखना है तो किसी भी नगर के व्यस्त चौराहे पर खड़े हो जाइए और देखिए इस दुनिया का उतावलापन। चौराहे पर मौत की निशानी लाल बत्ती है, एक सिपाही भी खड़ा है आपको रोकने के लिए, फिर भी आप नहीं रुक रहे हैं। रेड लाइट, रेड सिग्नल को देख के देखो क्या विचार करना कि वो रेड, रेड पना ही किस लिए बता रहा है, मतलब रेड का मतलब है खतरा है, रोकने के लिए लगी है, पुलिसमैन खड़ा है, लेकिन फिर भी रुकते नहीं है। यद्यपि आप अच्छी तरह जानते हैं कि लाल बत्ती होने पर सड़क पार करना खतरे से खाली नहीं है। हम तो लाल बत्ती पे किस लिए रुकते हैं? रसीद नहीं बन जाए, पर्ची नहीं कट जाए, फाइन नहीं लग जाए, किसी को अपनी जान की परवाह नहीं है। ये तो ये लिख रहा है कि अच्छी तरह जानते हैं खतरे से खाली नहीं, खतरा तो खाली रुपए का लगता है कि रुपया नहीं लग जाए। लाल बत्ती होने पर सड़क पार करना खतरे से खाली नहीं, किसी कभी भी किसी भारी वाहन के नीचे आ सकते हैं। पुलिस वाला भी आपको सचेत कर रहा है, फिर भी आप दौड़े जा रहे हैं। क्या ये उतावलेपन की हद नहीं है? इतनी भी जल्दी किस काम की? पर ऐसा उतावलापन कहीं भी देखा जा सकता है। क्या यह इस देश का दुर्भाग्य नहीं है कि आप अपने उतावलेपन के कारण लाल बत्ती होने पर भी किसी वाहन के नीचे आकर न मर जाएं, मात्र इसलिए लाखों पुलिसमैनों को चौराहे पर खड़ा रहना पड़ता है। देखो ये तो उदाहरण दिया है, उसके आगे ये तो खाली वो दिया है कोटेशन में, इतना ही। अभी हमारे सामने लाल बत्ती क्या है और पुलिसमैन कौन है? कि हमारे, समझ लो ये लाल बत्तियां हैं, कभी किसी की मृत्यु हो रही है, किसी को भयानक रोग आ रहा है, सफेद बाल आ रहे हैं, खुद के शरीर में दुनिया भर के रोग अधिक हो रहे हैं, ये लाल बत्तियां लगी हुई हैं, फिर भी कहाँ दौड़े जा रहे हैं हम विषयों में दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। तो श्री गुरु हमको सचेत करते हैं, जिनवाणी हमको सचेत करती है, सावधान करती है, अरे भाई रुको, कुछ अपना कल्याण कर लो, अपना हित कर लो। फिर भी लेकिन कहाँ दौड़े जा रहे हैं, कहाँ दौड़े जा रहे हैं? फिर क्या होता है दौड़ने वाले का कि किसी ना किसी वाहन के नीचे आके जीवन से हाथ धो देते हैं। तो ऐसे ही हमको इतनी सारी लाल बत्तियां और इतना गुरु का उपदेश मिल रहा है, फिर भी हम उसी में दौड़े जा रहे हैं, तो क्या होगा? जीवन से हाथ, मतलब ये भाव चला जाएगा, फिर जाके कहाँ चले जाएंगे? मतलब डरना चाहिए, बहुत घबराना चाहिए कि यदि कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा और देव भी बन गए तो क्या हो गया? कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे? देव बन के तो और खतरा है, वहां और विषयों में, यहाँ इतने से विषय में ही अपन डूबे मरे हैं। यहाँ तो कोई विषय ही नहीं है, कुछ नहीं है जिसमें अपन उन विषयों में आ सकते हैं। वहां तो चमाचम विषयों की, फिर कहाँ धर्म कर्म सुहाएगा, कहाँ भगवान याद आएंगे? और खतरनाक जगह है, और खतरा है देवगति में जाने में। फिर पता लगेगा कि तहते चै थावर तन धरे, ये स्थिति हो गई। इसलिए ज्यादा विषयों भक्ति आराधना में है जहां तक है, या फिर और कोई ग्रंथ का भी हो सकता है, कि पुण्य से वैभव होता है, पुण्य से वैभव होता है, और वैभव से मान हो जाता है। रुपया पैसा धन दौलत नौकर चाकर आज्ञाकारी, ये सब पुण्य के उदय से मिल रहा है। आज्ञाकारी परिजन मिलना पुण्य के उदय से, रुपया पैसा धन दौलत नौकर चाकर, अच्छा स्वस्थ शरीर, सब पुण्य के उदय से सामान्य रूप से कहा जाता है। तो वो वैभव मिला, वैभव से मान हो गया, और मान से क्या होता है? मान से माइंड खराब, मति भ्रष्ट हो जाती है, और फिर मति भ्रष्ट होने पर क्या होता है? फिर धर्म कर्म सुहाता नहीं है। इसलिए वो ऐसे बोलते हैं हाथ जोड़ के, आचार्य देव, ये ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए कि हमारी बुद्धि बिगड़ जाए, हम अपना हित ही नहीं देख पाए। मति भ्रष्ट हो जाती तो क्या हित हित नहीं देख पाते हैं, तो हम अपना हित ही नहीं देख पाए, ऐसा पुण्य हमको नहीं चाहिए। तो ऐसी देवगति भी हमको नहीं चाहिए कि जहां जाके हम विषयों में उलझ जाएं। यहीं इतने से विषयों में उलझे पड़े हैं, फिर क्या होगा? इसलिए अभी ही हित करना, भविष्य के भरोसे नहीं छोड़ना, आज ही अभी ही
अच्छा काम कब करें? कि खोटे काम के लिए सोचना आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और अच्छे काम के लिए आज करे सो अभी कर, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अभी। क्या पता कब आयु पूरी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 27, 27 नंबर का सूत्र है। बोलेगा चेतना जी पीछे। भरत एरावतियोर वृद्धि रासो भरत एरावत योर वृद्धि रासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम षट समयाभ्याम उत्सर्पिणी उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम। उत्सर्पणी अवसर्पणी अभ्याम। देखिए इसमें संधि है, षट समयाभ्याम, ये तो एक शब्द है, षट और समयाभ्याम, फिर मैं हलंत है, फिर है उत्सर्पिणी, सीधा सीधा शब्द है उत्सर्पिणी, और आगे है अवसर्पिणीभ्याम। तो वो षट समयाभ्याम का आधा में और उत्सर्पिणी का उ, वो जुड़ के आधा में पूरा होके उ की मात्रा मैं पे लग गई है। और जो उत्सर्पिणी की बड़ी की मात्रा है और अवसर्पिणी का अ, तो वो बड़ी की मात्रा और अ जुड़ के बन गया है व, ये और वे, मुत्सर्पिण्य अवसर्पिणीभ्याम। ठीक है, तो जो बोल सकते हैं कोशिश करें संधि सहित बोलने की, नहीं तो फिर संधि विच्छेद करके बोले। मैं दोनों तरह से बोल के बता रही हूँ। भर तेरावतियोर वृद्धि रासो षट सम्याभ्याम उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम, ये मैंने संधि विच्छेद करके बोला। ठीक है, अब दोबारा से। भर तेरावतियोर वृद्धि रासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम, थोड़ा सा उसको जल्दी बोलना पड़ेगा कनेक्ट करके, मुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम। ठीक है, एक बार और बोल रही हूँ। भर तेरावतियोर वृद्धि रासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम। बोलिए चेतना जी। हम संधि विच्छेद करके ही बोलते हैं, हमसे नहीं बोला जा रहा है। भरत एरावत योर वृद्धि ह्रासो षट समयाभ्याम उत्सर्पणी अवसर्पणीभ्याम। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं। भरत एरावत योह, भरत और एरावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास, वृद्धि यानी बढ़ना, ह्रास यानी घटना, बढ़ना और घटना, वृद्धि हानि। षट समयाभ्याम, छह समयों की, छह समयों की, षट समयाभ्याम, समय मतलब वो वाला समय नहीं, काल को भी समय कहते हैं, तो छह काल की उत्सर्ग और अवसर्पिणी के द्वारा, यानी भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के द्वारा छह कालों की वृद्धि और हानि वो होती रहती है। ये यहाँ कह रहे हैं। भरत ऐरावत यो, भरत और ऐरावत में वृद्धि और ह्रासो, वृद्धि और हानि होती है। कैसी? षट समयाभ्याम, छह काल की। कौन से छह काल? उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी के छह काल और अवसर्पिणी के छह काल। तो उत्सर्पिणी के छह कालों में क्या होता है? वृद्धि, एक को एक के साथ लगाना है, वृद्धि रासो, वृद्धि उत्सर्पिणी के साथ और रासो वो अवसर्पिणी के साथ। तो छह कालों के द्वारा उत्सर्पिणी में वृद्धि और अवसर्पिणी में ह्रास यानी हानि होती रहती है। अर्थ देखिए नीचे से। छह कालों से युक्त उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के द्वारा भरत और ऐरावत क्षेत्र में जीवों के अनुभव आदि की वृद्धि हानि होती रहती है। ये शब्द उसमें नहीं है सूत्र में, अनुभव आदि, वो तो अलग से अर्थ में लगाए हैं, भाई किसकी वृद्धि और किसकी हानि, तो यहाँ थोड़ा सा खुला है। और अभी अपन चर्चा करेंगे, आगे का भी सूत्र पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ जी, आप पढ़िएगा रेणु जी लोहाड़ी।
ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थिताः। ताभ्याम परा भूम्यो वस्थिताः। देखिए ताभ्याम परा नहीं है, ताभ्याम में म हलंत है और फिर शब्द है अपरा, तो म पे जोड़ देंगे संधि सहित बोलेंगे तो, नहीं तो फिर अपरा ही बोलें, पर मैं पे जोड़ दे के बोलना हो ज्यादा अच्छा है, छोटा ही है सूत्र। और भूमियो हो अवस्थिता है तो असाइलेंट है उसमें। ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थिताः। ताभ्याम परा भूम्यो वस्थिताः। हाँ, ताभ्याम अपरा, या तो ऐसा करके बोल लें, ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थिताः। ताभ्याम अपरा भूम्यो अवस्थिताः। क्या कह रहे हैं? ताभ्याम यानी उनके, उनके अपरा यानी उनके अपर अलावा, अपर यानी उनको छोड़कर उनके अलावा। तो ताभ्याम से किसका अर्थ लेना है? ऊपर दो क्षेत्रों के नाम लिए थे, भरत और ऐरावत, तो भरत और ऐरावत क्षेत्रों के अलावा जो भूमियों यानी जो भूमियां हैं, जो भूमि मतलब जो क्षेत्र हैं, वो कैसे हैं? अवस्थिता, वहां वो सब अवस्थित है, यानी भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि हानि हो रही है, उनके अलावा जो दूसरे क्षेत्र हैं या दूसरी जो भूमियां हैं वहां पर हानि वृद्धि नहीं होती, वो जैसी हैं वैसी अवस्थित रहती हैं। ठीक है, सूत्र पढ़ ही लेते हैं अपन सारे, ताकि फिर एक साथ चर्चा प्रारंभ करेंगे। स्मिता आंटी बोलिएगा। एक द्वित्रिपल्योपम स्थितियों, एक द्वित्रिपल्योपम स्थितियों, हेमवतक हारिवर्षक देव पूर्वकः। हेमवतक हारिवर्षक देव पूर्वका। एक द्वित्रिपल्योपम स्थितयोः हेमवतक हारिवर्षक देव पूर्वकः। एक द्वित्रिपल्योपम स्थितियों, हेमवतक हारिवर्षक देव पूर्वका। देखिए क्या कह रहे हैं कि एक, एक यानी एक, द्वि यानी दो, त्रि यानी तीन, ये पल्योपम, तो पल्योपम को तीनों के साथ लगाना है, यानी एक पल्योपम, दो पल्योपम और त्रिपल्योपम, तीन पल्योपम स्थितियों यानी स्थिति, हेमवतक हारिवर्षक और देवकुर्क क्रम से बता रहे हैं, यानी हेमवत क्षेत्र में एक पल्योपम की, हारिवर्ष यानी हरि क्षेत्र में दो पल्योपम की, और देवकुरु में तीन पल्योपम की स्थिति यानी आयु होती है। ठीक है, ये पूरा प्रकरण कालचक्र का है, फिर अपन एक साथ चर्चा प्रारंभ करेंगे। अभी केवल सूत्रों के अर्थ देख रहे हैं, नीचे से अर्थ पढ़ लेते हैं दोनों सूत्रों के। भरत और ऐरावत क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में एक ही अवस्था रहती है, उनमें काल का परिवर्तन नहीं होता। हेमवत, हरिवर्ष और देवकुरु के मनुष्य तिर्यंश क्रम से एक पल्ले, दो पल्ले और तीन पल्ले की आयु वाले होते हैं। शकुंतला जी आप बोलिएगा पीछे। तथोत्तराः, तथोत्तरः विदेहेषु संख्ये कालाः। विदेशु संख्येय कालः। देखिए क्या कह रहे हैं? तथोत्तरा की जैसे ये तीन बताए ना, हेमवत, हारिवर्ष और देवकुरु, तथोत्तरा उत्तर वाले उससे ये दक्षिण वाले हैं, तो उत्तर वाले भी कैसे हैं? ऐसे ही हैं, यानी उनमें भी फिर चलेंगे तो तीन पल्योपम की, दो पल्योपम की और एक पल्योपम की स्थिति इस तरह से वहां पर होगी। और विदेहेषु संख्ये काला, और विदेह क्षेत्र में देखो, विदेह क्षेत्र को पहले क्यों नहीं लिया, वहां लिया था। हेमवत, हारिवर्ष और विदेह क्षेत्र, ऐसा क्यों नहीं कहा? हेमवत, हारिवर्ष, हरिवर्ष यानी हरि क्षेत्र, तो विदेह क्षेत्र कहना चाहिए था ना पिछले सूत्र में, एक भी त्रिपल्योपम स्थितियों वाले में। भाई हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र और तीसरे क्षेत्र का क्या नाम है? विदेह क्षेत्र ना, देवकुरु किसी क्षेत्र का नाम थोड़ी ना है। फिर क्यों लिया, क्या कारण है? पारुल, अरे पढ़ के तो आए हैं, पूरी रचना पढ़ी हुई है, उससे बताना है। भोग भूमिया है वहां पे, उत्तर कुरु और देव कुरु हम्म नाम की दो उत्तम भोग भूमिया है, इसलिए हम्म उसका नाम देव कुरु लिया। और विदेह क्षेत्र को साथ में इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां तो कर्म भूमि चलती है ना, भोग भूमि है बढ़िया, नहीं। बढ़िया, क्योंकि विदेह क्षेत्र में वो एरिया अलग है, उत्तर कुरु देव को, यद्यपि अपन सामान्य रूप से पूरे को विदेह क्षेत्र बोल देते हैं, लेकिन वो एरिया अलग ही है। उत्तर कुरु देव कुरु का वो भोग भूमि का एरिया है, और विदेह क्षेत्र वो अलग है, वो कर्म भूमि का एरिया है।
इसलिए अभी पहले भोग भूमियां बतानी थी। तो हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र तो भोग भूमि है, तो उसके साथ में किसको रखा है? देवकुरु को। और फिर उसके साथ उत्तर कुरु और रम्यक और हिरण्यवत क्षेत्र हो गए। अब विदेह क्षेत्र तो रह गया, इसलिए उसको अलग से बताया विदेहेषु संख्ये काला, कि विदेह क्षेत्र में संख्यात, संख्ये काला मतलब संख्यात वर्ष की आयु वाले देव होते हैं। यानी ये तो पल्योपम की आयु वाले हैं, एक द्वि पल्योपम। पल्य में एक पल्योपम, तो उसका पूरा नाम है, अपन शॉर्ट में उसको पल्य बोलते हैं, ठीक है। एक पल्य में संख्यात वर्ष होते हैं, असंख्यात वर्ष होते हैं कि अनंत वर्ष होते हैं। एक पल्ले में संख्यात वर्ष होते हैं, असंख्यात वर्ष होते हैं कि अनंत वर्ष होते हैं। तीन लोगों के सही जवाब आ रहे हैं जिन्होंने सावधानी पूर्वक पढ़ा है। 4 लोग हो गए, 4 5 हो गए, ठीक है, बढ़िया। असंख्यात वर्ष होते हैं, एक पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं, ठीक है ना। अपन उसमें पढ़ के आए थे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। और यहाँ पर भी जो इसी में शुरू में जो नरक वाला चला था, तब वहां उनकी आयु बताई थी ना नरकियों की, तब वहां ये उसका बताया था सागर का, वो सब प्रमाण कितना है। एक पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं। अभी तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, मोटा मोटा इतना याद कर लीजिए। तो एक सागर में कितने वर्ष होंगे? संख्यात, असंख्यात की अनंत। एक सागर में बढ़िया, सागर में भी असंख्यात वर्ष है, क्योंकि सागर बड़ा होता है कि पल्ले बड़ा होता है? सागर बड़ा है कि पल्ले बड़ा है? नीलम भाभी, सागर किसे कहते हैं? सागर बड़ा होता है, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है ना। तो फिर सागर बड़ा हुआ कि पल्ले बड़ा हुआ? एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले आ जाएंगे, तो सागर बड़ा है। तो भी सागर में भी असंख्यात वर्ष है, लेकिन पल्ले से ज्यादा है, ठीक है, संख्यात गुने ज्यादा है। तो विदेह क्षेत्र में जो मनुष्य तिर्यंच है, उनकी आयु संख्यात वर्ष की होती। विदेहेषु संख्ये काला। अब अपने पास टाइम कम बचा है, तो ये जो जितने सूत्र अपन ने पढ़े हैं 27, 28, 29, 30, 31, इस सब में पूरी काल चक्र की चर्चा चलेगी। तो कम से कम 2 दिन या 3 दिन उसमें लगेंगे, या हो भी जाए 2 दिन में। अभी अपन जितना टाइम है इसमें 32 नंबर के सूत्र की चर्चा कर लेते हैं, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। भर्तस्य विष्कंभो, बोलिए प्रेमलता जी, सूत्र बोलिए। भर्तस्य विष्कंभो, भर्तस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90% जम्बूद्वीपस्य 90% भर्तस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90% भर्तस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90% भर्तस्य यानी भरत क्षेत्र का, विष्कंभो, विष्कंभ का मतलब है विस्तार या कहेंगे व्यास, ठीक है। विस्तार का मतलब क्षेत्रफल नहीं समझना, पूरा टोटल एरिया नहीं समझना। विस्तार का मतलब है कि जैसे जम्बूद्वीप का विस्तार कहा है 1,00,000 योजन, तो केवल एक पूरी सीधी लाइन खींची अपन ने, वो 1,00,000 योजन की है ना, वो उसको व्यास कहेंगे, या लंबाई चौड़ाई कुछ भी कह लो एक तरफ से गोलाकार में। तो ऐसे ही भरत क्षेत्र में एक लाइन खींची जाए ऐसी सीधी, तो वो कितना आएगी? तो 500 से ही 6 सभी ऊपर बताई थी, उसी को यहाँ दूसरी तरह से कह रहे हैं। जो ऊपर कहा था 27 विस्तार कहा था, जो उसकी लंबाई या व्यास कहा था, उसी को यहाँ दूसरी तरह से बता रहे हैं कि भरत क्षेत्र का व्यास कितना है। अगर पूरे जम्बूद्वीप का देखा जाए, पूरा जम्बूद्वीप का कितना हिस्सा है भरत क्षेत्र, कितना हिस्सा है? तो कह रहे भरतस्य विष्कंभो, भरत क्षेत्र का विस्तार, जम्बूद्वीपस्य, जम्बूद्वीप के 90 यानी 90, शत यानी 100, 100 और 90 यानी 190 भागः। नहीं, भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप के 190वां
भाग है, यानी पूरे जम्बू द्वीप के 190 हिस्से करो और उसमें से एक हिस्सा निकालो तो वो भरत क्षेत्र का विस्तार आएगा। ठीक है, पूरा जम्बू द्वीप कितना बड़ा है? पूरा जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन। हाथ से सबको करना है, अभी भाग लगाना है सबको हाथ से, मोबाइल में नहीं आएगा क्योंकि अपना आंसर है ना, अपने को बटे में चाहिए, मोबाइल में पॉइंट्स में आएगा, इसलिए हाथ से करना है। जैसे भाग लगाते हैं ना अपन, कैसे लगाते हैं, इधर 2 यूं करते हैं, बीच में वो लिखते हैं, बिल्कुल वैसे भाग लगाना है सबको। भाग लगाना तो सबको आता होगा ना, मेरे ख्याल से इतना तो सब जानते ही होंगे। तो 1,00,000 योजन का जम्बूद्वीप है और ये कह रहे हैं कि भरत क्षेत्र है वो जम्बूद्वीप का 190वां भाग है। ठीक है, ऐसे भाग लगाना है आप लोगों को। अब मैं बोल के बताती हूँ पहले इसको क्या करना है कि एक भाग है नहीं, जम्बूद्वीप है 1,00,000 योजन का। ठीक है, जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का है और उसके अपने को करने 190 भाग। तो क्या करेंगे, ये करेंगे 1,00,000 बटा 190, उसका एक भाग निकालना है, एक भाग निकालना है। तो अपन ऐसे बोलो 190 भाग हैं टोटल मिला के 1,00,000 योजन के। 190 का टोटल एरिया कितना है? 190 भाग किए ना, तो 190 को सबको जोड़ दिया तो टोटल एरिया कितना है अपने पास? 1,00,000 योजन। तो एक भाग कितना होगा? तो 1,00,000 बटा 190, ये करेंगे, ये करेंगे ना। तो अब ये भाग लगाना है, जल्दी करो, कौन कर रहा है? ये भाग लगाना 19 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा, उसके लिए कैलकुलेटर ले लीजिए। 19 पंजे 95, 5 बचा। ठीक है, अब यहाँ 0 उतार लिया अपन ने, 50, 19 दूनी 38, ये बचे 12। ठीक है, अब मैं ही कर रही हूँ, सब मुझे ही देख रहे हैं। करिए, इतना तो मैंने कर दिया, अब आगे का करिए। आगे आएगा करना। अभी यहाँ अपने पास 0 बाकी बची है, यहाँ 12 रह गए, तो क्या करेंगे, 0 उतारेंगे। आता है ना भाग लगाना, भूल गए सब लोग। कैलकुलेटर ने सब भुलवा दिया। उन्नीस छिक्की 114। अब ये 6 बचा, फिर 0 उतारेंगे, ये 6 बच गया ना। अरे ये 0 से 0 अपन कैंसिल कर दो पहले ही, अपन 19 का भाग दे रहे ना 190 की जगह, 19 का ही पहाड़ा बोल रहे ना अपन, 190 का नहीं बोल रहे। तो ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आया, 526। अब इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 526 इधर आता है, जो इधर आता है उसको पूरा लिख देते हैं 526, जो नीचे बचता है उसको ऊपर, जो इधर होता है उसको नीचे। ये अपना आंसर आ गया 526 सही 6 बटा 19। ठीक है, तो भरतस्य विष्कंभो, भरत क्षेत्र का जो विस्तार है वो जम्बूद्वीप का 190वां भाग है। यानी अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 526 सही 6 बटा 19 को में गुणा करो 190 का, तो 1,00,000 आएगा उसका जवाब। ठीक है, मतलब क्रॉस चेक अपन कर सकते हैं इस तरह से। तो भरत क्षेत्र का विस्तार भी निकाल के बताया अपने को, 526 सही 6 बटा 19 है, और वो पूरे जम्बूद्वीप का कितना हिस्सा है? तो पूरे जम्बूद्वीप का वो 190वां हिस्सा है, ऐसा यहाँ पर बताया है। और वास्तव में पहले समझ लो, ये तो 526 सही 6 बटा 19 तो बाद में निकाला, पहले ये पता है अपना हिस्सा, तो फिर 1,00,000 में 190 का भाग देके वो 526 से 6 बटा 19 निकल जाता है। इस तरह से यहाँ पर किया है। अब ये अपन काल की चर्चा नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे। थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं जो अभी अपन ने किया है, उससे रिलेटेड जो है
सबको समझ में आ गया ना? ये नहीं समझ में आया हो तो वैसे रट लो बस, और क्या है। मैंने तो जिनको समझ में आता उनको करके दिखा दिया कि इस तरह से निकलेगा, कोई अंतर नहीं है। वो नीचे ही प्रश्न के रूप में ऐसे पूछा है। भरत क्षेत्र का विस्तार पहले 526 एवं 6/19 योजन बताया था, और अब यहाँ जम्बूद्वीप का 190वां भाग बता रहे हैं। आप कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो, तो बोल रहे हैं भिन्नता क्यों है? उत्तर, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि 1,00,000 में 190 का भाग 2, तो उत्तर 526 एवं 6/19 ही आता है। मात्र सरलता के लिए यह सूत्र लिखा गया है। देखो आचार्य, एक एक मात्रा भी कम होती है ना अगर सूत्र में, तो भी ऐसा कहते हैं कि उनको पुत्र उत्पन्न हो ऐसी खुशी होती है। सूत्र का मतलब ये संक्षिप्त कथन। फिर भी उन्होंने 2 सूत्र लिखे इस चीज के लिए। जब 526 सही 6/19 पीछे कह दिया था, फिर से लिखा है, तो मतलब यह है कि कुछ बात है वो बताना चाह रहे हैं उससे। दूसरी बात यह है कि जहां 526 सही 6/19 योजन लिखा है, वहां भरत क्षेत्र के विस्तार का नाम बताया है, और यहाँ जम्बूद्वीप का 190वां भाग लिखकर जम्बूद्वीप के विस्तार से भरत क्षेत्र के विस्तार की तुलना की गई है कि जम्बूद्वीप कितना बड़ा है, और भरत क्षेत्र उसका 190वां हिस्सा है। केवल केवल 190वां। जम्बूद्वीप के 190 पार्ट करो। अभी इसको ऐसा भी करते हैं कि अब अपन दुगना दुगना करें ना, ये सारा एरिया जो अपन ने निकाला था तब किया भी था, आप लोगों को पता नहीं किसी को याद है या नहीं। जो अपन ने निकाले थे पहले, हिमवन पर्वत कितना चौड़ा है, फिर हेमवत क्षेत्र कितना चौड़ा है, तो उसको ऐसा ही किया था। भरत क्षेत्र को माना एक हिस्सा है ना, तो भरत क्षेत्र है एक हिस्सा, 526 सही 6/19, तो हिमवन पर्वत 2 हिस्से, तो इसको इससे गुणा करो, फिर वो 4, फिर 8, फिर 16, कितने आएंगे अपने? भरत, हिमवन, क्षेत्र पर्वत, क्षेत्र पर्वत, फिर क्षेत्र, फिर पर्वत और फिर क्षेत्र, यहाँ तक चलना है। 16, फिर ये 32 और ये 64। तो विदेह क्षेत्र भरत क्षेत्र से कितना गुना है? ये समझ में आया क्या क्या मैंने? ये भरत क्षेत्र है, हिमवन पर्वत, हेमवत क्षेत्र, महाहिमवन पर्वत, हरि क्षेत्र, निषद पर्वत, और ये विदेह क्षेत्र। यहाँ तक दुगना दुगना करना है। तो भरत क्षेत्र को माना अपन ने 1 है इसकी वैल्यू, तो ये दुगना होके 2 हुआ, फिर ये 4 हुआ, ये 8 हुआ, 16 हुआ, 32 हुआ। तो विदेह क्षेत्र है वो भरत क्षेत्र से कितना बड़ा है? 64 गुना बड़ा है विदेह क्षेत्र का एरिया। मतलब थोड़ा सा कंपैरिजन से अपने को वो चीजें समझ में आती है, और वो गुणा कर करके उसके एरिया अपन निकाले ही हैं, वो पीछे निकाल के दिए हैं कि कितना कितना उनका विस्तार है। इस तरह से यहाँ थोड़ा सा बताया है। अब अगली क्लास से चर्चा होगी काल चक्र की। अच्छी इंटरेस्टिंग चर्चा है, जिन्होंने नहीं सुनी होगी उनके लिए और भी इंटरेस्टिंग रहेगी। कर्म भूमि, भोग भूमि, उत्सर्पणी, अवसर्पणी काल की चर्चा अगली जब क्लास होगी तब अपन करेंगे। इस बार अपनी थोड़ा अंतराय ज्यादा पड़ रहा है, छुट्टियां ज्यादा हो रही है इस क्लास में। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। कौन पढ़ेंगे? पढ़िए। एक मिनट में शेयर करती हूँ। अहिंसा मई हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुखमय। अचौर्य धारे पर प्रीति त्यागे, परमशील वर्ते रहे सहज निर्भय। महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाए निज साधना में। धुल जाए सब मैल समता की धारा से, बढ़ते ही जाए सुआराधना में। होवे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो। साक्षात साधन
मुक्ति का सुख में निर्दोष चारित जयवंत वर्ती सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ती निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ती।